कि आप मैं क्या बोलूँ, कहाँ तक समझाऊँ? अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ये बैकएंड स्टार्ट हो गया। नहीं, ये सॉरी, फ्रंट एंड वेब से चलेगा। बैकएंड यान स्टार्ट से। एक सेकंड, 9/11 वाली ओपन कर लिया मैंने। 11/2/1। अच्छा, पहले यार ये ग्रिड ऐसा आ रहा है, ग्रिड को अपडेट करते हैं फ्रंट एंड पे आके। कंपोनेंट्स में पेजेस, होम, होम डॉट सी एस एस। फ्लेक्स को मैं दे देता हूँ ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट। सही है, ग्रिड हमारा अब 4/4 का बन गया। ये वाला काम हमने कर लिया था कि रिफ्रेश करें तो प्रोडक्ट कहाँ से फैच होगा, मोंगोडीबी से। अब आ जाते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने एक राउट बनाया था ऐड प्रोडक्ट का। अभी ऐड प्रोडक्ट मैंने खोला, इस पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं मांगी इसने, डायरेक्टली इसने ओपन कर दिया। तो इसका क्या चक्कर है, इसको हमें राउट, इसको ऑथेंटिकेट करना है कि जब यूजर लॉग इन हो, जब वो इस पेज पे आ सके। ऐसा तो नहीं कि हर बंदा, कोई भी यूजर है थर्ड पार्टी, वो परचे शॉपिंग करने और वो प्रोडक्ट को ऐड करके चला जाए। ऐसा हो सकता है? एक लॉगिन का पेज बनाते हैं। मैं यही वाला फॉर्म कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, और यही CSS भी कॉपी कर रहा हूँ। इस राउट को ऐड कर देता हूँ FBS में जाके। मैंने बना दिया लॉगिन। नाम चेंज करना पड़ेगा उसका। नाम मैं चेंज नहीं करता तो वो ऑटो इंपोर्ट में दिखाता नहीं है मुझे। पेजेस लॉगिन आ गया, देखें ऑटो इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट भी होगी ऑटोमेटिकली। इसको बंद करते हैं, अब आके लॉगिन का राउट चेक करते हैं। ये सेम फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को चेंज करते हैं। लॉगिन में हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, पासवर्ड और यूज़र नेम। साइन अप की API बनी हुई है, ये आप लोग बनाइएगा साइन अप का। सिंपल API कॉल कीजिएगा। लॉगिन, प्रोडक्ट नेम आ गया, प्राइस आ गई। हमने क्या किया, यूज़र नेम कर दिया इसको और पासवर्ड कर दिया। डेट को भी मैं चेंज कर दूंगा, पासवर्ड और यूज़र नेम। हैंडल सबमिट को मैं फ़िलहाल मैं कोड को रिमूव कर देता हूँ। 2 स्टेट मैंने हटा दी थी तो वो यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ से भी इसको रिमूव करूँगा। पहली स्टेट है मेरी यूज़र नेम और सेट यूज़र नेम। यू कैपिटल होगा, यू कैपिटल होगा। और दूसरी क्या होगी, पासवर्ड और सेट, सेट पासवर्ड। अब जहाँ पे मेरे नेम, यूज़र नेम मिलेगा मुझे इनपुट से, वहाँ पे मैं सेट यूज़र नेम करा दूंगा। जहाँ पे पासवर्ड मिलेगा वहाँ पे मैं सेट पासवर्ड करवा दूंगा। ठीक है, हैंडल चेंज मेरा ठीक हो गया। इसको चेक करते हैं फॉर्म को। अब सही हैंडल चेंज काम भी कर रहा है। और पासवर्ड, पासवर्ड को फिलहाल टाइप दे देते हैं, इनपुट को टाइप देते हैं ताकि ये पासवर्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो हाइड हो जाएं। टाइप पासवर्ड दीजिए तो देखें कैरेक्टर्स हाइड हो गए। अब मैं फिलहाल एक काम पहले ही करता हूँ, ऐड यूज़र पे आके, ऐड प्रोडक्ट पे आके एक यूज इफेक्ट का फंक्शन बनाता हूँ।
इफ नॉट यूजर यूज नेविगेट को मुझे यूज करना है यहाँ पे, और कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और ये फंक्शन है तो इसको कॉल कर दिया मैंने। अच्छा, यूज इवेंट में क्या करता हूँ मैं, नेविगेट कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ लॉगिन के ऊपर। फिलहाल ये काम कर रहा हूँ मैं। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू नल लिख दिया मैंने, कॉन्स्ट यूजर मैंने नल कर दिया, और मैंने देखा कि जब नई यूजर नहीं है मेरे पास तो मैंने नेविगेट कर दिया लॉगिन के ऊपर। अब इस स्क्रीन को देखते हैं, मैं आता हूँ ऐड प्रोडक्ट के ऊपर, क्या होगा, ये देखिए वापस लॉगिन पे आ गया। मैंने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट लिख के इंटर किया है तो उस फॉर्म पे वो जाएगा नहीं, ये देखिए वापस लॉगिन पे आ गया। ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे यूजर को ट्रू कर देता हूँ, अब क्या होगा, नहीं आया, सेव नहीं की फाइल। ऐड प्रोडक्ट मैंने एंटर किया तो ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म आ गया। क्लियर है। फिलहाल यूजर को मैं नल करके रख रहा हूँ, यूजर देखो बता रहा हूँ बाद में कहाँ से आएगा। वापस आते हैं लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर। लॉगिन का हमने फॉर्म बना लिया, हैंडल सबमिट की लॉजिक अब लगाते हैं कि हैंडल सबमिट पे हमने क्या करना है। क्या क्या करेंगे पहले ये बताएं। हैंडल सबमिट पे होगा क्या, जब मैं आईडी पासवर्ड यहाँ लिखता हूँ लॉगिन के ऊपर, लॉगिन पे मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड लिखा, does not provide an export name default। ऐड में आया है, सही है। लॉगिन पे मैंने अपना यूजर नेम लिख दिया, यूजर मैंने पिछली क्लास में क्रिएट किया था। अब मैं लॉगिन करता हूँ, क्या होना चाहिए, ये अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ क्या होगा, डेटा जाएगा। क्या डेटा जाएगा, वो जो हमने जो एपीआई हमने बनाई थी उसी को यूज करेंगे जो हमने पिछली क्लास में बनाई थी। क्या डेटा जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड। तो हैंडल सबमिट पे आके, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। हैंडल सबमिट पे आके लॉगिन स्क्रीन देखेंगे। हैंडल सबमिट पे आके मैं पहले अपना यूजर डेटा कलेक्ट करता हूँ। ये आ गया, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें यूजर नेम की होगी और उसकी वैल्यू होगी यूजर नेम। चूंकि ये सेम होगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक एक वैल्यू एक एक की को ओमिट कर सकता हूँ, एक एक बार लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, ये की वैल्यू उसकी सेम हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एपीआई को कॉल करूंगा, अवेट फैच के थ्रू कॉल करूंगा। एपीआई मेरी कौन सी थी लॉगिन की, रजिस्टर था, यहाँ पे लॉगिन था। एपीआई कॉल कर दूंगा, काम हो जाएगा। फिर मुझे डेटा भी तो भेजना है ना, एक पोस्ट की एपीआई भेजूंगा, डेटा भेजूंगा, तो उसको मेथड बता दूंगा पहले मैं, पोस्ट। एड्रेस बता दूंगा इसको, कंटेंट टाइप क्या होगी, एप्लीकेशन जेसन हो जाएगी। तीसरी चीज आ जाएगी यहाँ पे बॉडी, जैसे हमने प्रोडक्ट में बॉडी भेजी है ना वैसे ही भेजेंगे इसको, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भेजेंगे। और इसमें अपेंड कर देंगे यूजर डेटा जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था। क्लियर है। यूजर डेटा जो यहाँ बनाया था वो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ भेज दिया। रिस्पॉन्स को कंसोल करा लेते हैं। रिस्पॉन्स मुझे मिला 200 का रिस्पॉन्स मिल गया, स्टेटस ओके मिल गया, कोर्स और बॉडी यूज्ड। बॉडी यहाँ पे देखें कुछ कर रहा हूँ तो ये रीडेबल स्ट्रीम है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जेसन में। तो कॉन्स्ट
डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये भी एक प्रॉमिस होता है, टाइम लेता है, तो इसको भी हम अवेट करवाते हैं। ये काम, ये वाला जो काम हम पहले से करते हैं ना डेटा 2 लाइनों में, ये काम यहाँ 1 लाइन में भी हो सकता है। अगर मैं डेटा कर दूं और इस पूरे फैच को कॉल, पूरे फैच को मैं ब्रैकेट में रखूं और यहाँ पे एक अवेट लगा दूं, इसने ब्रैकेट ओमिट कर दिया, लेकिन इस तरीके से भी काम हो सकता है। तो लेकिन फिलहाल सिंटैक्स मुश्किल हो जाता है, उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, रीडेबल नहीं होता फिर डेटा, इसलिए इसको वैसे ही रखते हैं। डेटा आ गया, डेटा पर मैं कंसोल कराता हूँ, कंसोल करा के देखते हैं लॉगिन का डेटा मिल क्या रहा है। ये मुझे डेटा मिल गया, देखें मैसेज मिला, टोकन भी मुझे मिल गया, टोकन हम भेज रहे थे जेसन वेब टोकन, याद है? और यूजर की मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई सारी। पासवर्ड जो मुझे मिला है वो मिला है इनकोडेड हुआ हुआ, डिक्रिप्ट हुआ पासवर्ड मिला है। इसको हम चाहें तो इसको ना भी भेजें पासवर्ड को, फिलहाल अभी जाने दें। अच्छा, अब ये काम तो यहाँ हो गया, इसका एक काम लॉगिन के बाद हमने क्या करना है ये बताएं पहले। अब लॉगिन के बाद क्या करूँ मैं? लॉगिन हो गया, इस डेटा से कुछ करने की जरूरत है मुझे? इस डेटा को मुझे सेव कराना है अब अपनी लोकल स्टोरेज में। ब्राउजर की एक लोकल स्टोरेज होती है, उसमें सेव कराते हैं। जैसे शॉपिंग कार्ड, अपने दराज पे शॉपिंग किए, कोई प्रोडक्ट आपने ऐड किया कार्ड में, आपने वेबसाइट बंद कर दी, 5 दिन बाद आपने फिर उसको खोला, तो वो कार्ड खाली होता है या प्रोडक्ट ऐड होता है? ऐड होता है। तो उसको मैं सेव कराता हूँ लोकल स्टोरेज में। ये जावास्क्रिप्ट की डिफॉल्ट होती है, लोकल स्टोरेज लिखूंगा। देखिए मैंने इसको डिफाइन नहीं किया। इसके 2 फंक्शंस हैं, एक है गेट आइटम और एक है सेट आइटम। अभी मैं कर रहा हूँ आइटम को सेट कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक वैल्यू को सेट करा रहा हूँ, कोई वैल्यू ले नहीं रहा। मैंने लिखा यूजर, कॉमा लिख के डेटा डॉट यूजर कर दिया इसको, और यहाँ पे कर दिया इसको टोकन कर दिया, और डेटा डॉट टोकन सेव करा दिया। 2 आइटम मैंने सेव करवा दिए। अब मैं चेक कैसे कर सकता हूँ कि मेरी लोकल स्टोरेज में कोई चीज सेव हो रही है? वो यहाँ पे चेक कर सकता हूँ मैं, वो पीसी में रहता है। सर हमारे पीसी में रहेगा या जो बंदा ऐड कर रहा है ऐड टू कार्ट जो करेगा उसके पीसी में सेव होगा, जो भी क्लाइंट होगा आपको, जो भी बंदा यूज कर रहा होगा उसके ब्राउजर में वो चीजें सेव हो जाएंगी, यूजर और जो भी डेटा होगा। मैंने किया रिफ्रेश, लॉगिन पे मैं दोबारा आ गया, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी और मैंने कर दिया लॉगिन। देखें 2 चीजें ऐड हो गई, यूजर और टोकन। ये जो की मैंने बनाई थी ना, यहाँ पे यूजर लिखा था, इस नाम से कीज बन गई हैं, और इनकी वैल्यू क्या है? ये इसकी वैल्यू है पूरी। मिसाल के तौर पर डेटा डॉट यूजर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अभी देखें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। लोकल स्टोरेज में मसला ये होता है कि आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट सेव नहीं करा सकते, आपने इसको कन्वर्ट करना होगा जेसन के अंदर। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके आप सेव कराएंगे इसको, ये जहन में रखिएगा। और जब गेट करेंगे तो उसको जेसन को कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, वो बताता हूँ वो कैसे करेंगे। टोकन पहले नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको आप सेव करा दें स्ट्रिंगिफाई करके ही। इन दोनों को मैं दोबारा से करता हूँ डिलीट। अब आके मैं इंफॉर्मेशन अपनी दोबारा लिखता हूँ। देखिए 2 चीजें आ गई। अब यूजर पे फोकस करें। यूजर जो हमारा जेसन के फॉर्मेट में आ गया है, अभी हमें सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। पहले जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखें नीचे सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, आईडी आ रही है, पासवर्ड आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, क्रिएट ऐड अपडेट ऐड सब कुछ आ रहा है। टोकन में देखें तो टोकन भी आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। पहले यहाँ ये स्ट्रिंग नहीं लगी हुई थी, अब यहाँ स्ट्रिंग लगा दी इसने। अब इस यूजर को मिसाल के तौर पे, अब जो ऐड प्रोडक्ट वाली स्क्रीन थी, हम इस यूजर को यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिखूंगा गेट आइटम, और यहाँ पे सिर्फ की का नाम लिख दूंगा। अगर यूजर है लोकल स्टोरेज में, अगर यूजर मौजूद है तो इस स्क्रीन पे आएगा, वरना नहीं आएगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा यूजर अगर लॉगिन है तो ही वो इस स्क्रीन को एक्सेस कर सकेगा। कौन सी स्क्रीन को? एड पर मैंने लिखा, रिफ्रेश किया, कंसोल में इसने क्या एरर दिया? डज नॉट प्रोवाइड एन यार ये क्यों आ रहा है? ये पहले तो नहीं आ रहा था।
चलें, ये आ गया वो शायद अनयूज का वेरिएबल का दिखाते हैं। देखिए ये स्क्रीन आ गई, दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये स्क्रीन आ जाएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे इसको लोकल स्टोरेज में से यूज़र की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा हाँ यार यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है। मैंने इसको कर दिया डिलीट, लोकल स्टोरेज को मैंने डिलीट कर दिया और मैंने किया रिफ्रेश, ये मुझे कहाँ ले गया? वापस लॉगिन पे ले आया। मैंने इसको लॉगिन किया, इंफॉर्मेशन आ गई मेरी लोकल स्टोरेज में, मैंने किया ऐड प्रोडक्ट, लॉगिन करते आगे क्यों नहीं जाएगा? इसको इसका एक काम यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ पे वो काम कर लेते हैं। चले यूज नेविगेट को यूज करते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे हमने यूज किया कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ये रिएक्ट आउटर्स डाउन से देखें यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा स्टोरेज में मैंने सेट कर दिया आइटम, उसके नीचे मैंने नेविगेट कर दिया स्लैश ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, इसको ट्राई कैश में डाल दीजिएगा, एरर हैंडल, अगर यूजर आपका लॉगिन नहीं होगा तब भी वो नेविगेट कर देगा। कहाँ कॉल किया मैंने? लॉगिन यूज, अच्छा यूज नेविगेट एक फंक्शन है, यहाँ देखें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ये ऐड प्रोडक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ तक कि लॉगिन वाला काम क्लियर हो गया, रजिस्टर वाला पेज आप लोग सिंपल से ऐसे ही बनाएंगे। तो उस पर तीन चीज़ें चार चीज़ें जो चाहिए थी, बल्कि हमने दो चीज़ें रखी हुई, यूज़र ने वो पासवर्ड ही रखा हुआ उस पर भी। रजिस्टर पे वो सिंपल ये पेज बनेगा, डायरेक्ट काम हो जाएगा। हमारी इस पेज पे क्या हो गई, ऑथेंटिकेशन अप्लाई हो गई। लोकल स्टोरेज में कैसे आइटम सेव होता है हमने उसको भी देख लिया। इसको आप चाहें तो कॉन्टेक्स्ट में भी सेव करा सकते हैं, जब लॉगिन हो जाए तो कॉन्टेक्स्ट में भी सेव हो जाए, वहां पे भी आ जाए। लेकिन लोकल स्टोरेज का फायदा क्या होगा मुझे बताएं। मिसाल के तौर पे कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, कोई मेरे कॉन्टेक्स्ट में सेव है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब मैं ये रिफ्रेश करूंगा, ये खत्म होगा रहेगा? रहेगा। इसका ये फायदा है कि अगर बाद में भी यूजर आता है, एक बार लॉगिन कर दिया उसने, बाद में यूजर आया तो उसको चीज मिल जाएगी, उसको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप फेसबुक में होता है, आप फेसबुक लिखते हैं डायरेक्ट आपको लॉगिन कर देता है, बार बार लॉगिन नहीं पूछता। लॉग आउट कराते वक्त आप क्या करेंगे? लॉग आउट कराते वक्त आप इसको क्लियर कर देंगे। लोकल स्टोरेज जब लॉग आउट हो जाएगी, पेज चल जाएगी, आप लोकल स्टोरेज को खाली कर देंगे, ताकि फिर दोबारा जब बंदा है तो वो लॉगिन उसको करना पड़े। सर साइन अप करने के बाद वो मतलब कोई फंक्शन ऐसा हो कि डायरेक्ट वो सिर्फ लॉगिन पे आए, मतलब दोबारा साइन अप साइन अप के बाद आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ले जाएं, लॉगिन पे ले जाएं, मर्जी आपकी, नेविगेट करवा दें उसको जहाँ करवाना है। आखिरी चीज हमारी जो रह गई थी वो है फाइल स्टोरेज की। ये हम वेरीफाई, ये हमारी एपीआई कर रही है ना, सर वो ओटीपी कैसे बनाते हैं? ये जो हमारा यूजर की जो एपीआई बनी हुई है, इफ यूजर है तो हमें ये मिलेगा प्रोडक्ट, वरना हमें क्या मिल जाएगा? रॉन्ग पासवर्ड या यूजर नॉट फाउंड का रिजल्ट मिलेगा ना। तो हम एक चेक यहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे? अपनी यूजर की लॉगिन की स्क्रीन पे। लॉगिन की स्क्रीन पे हम यहाँ एक चेक लगा सकते हैं कि ठीक है, जब हम मुझे डेटा में जब यूजर मिल जाए, इफ डेटा डॉट यूजर, या उसका स्टेटस क्या, रिस्पॉन्स का भी आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 है या स्टेटस 200 जो भी हमने स्टेटस भेजा हुआ है ओके का, या आप ये देख सकते हैं ये डेटा डॉट यूजर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारा काम करेंगे। क्लियर है? वरना हम कुछ भी नहीं कराएंगे उसको, वरना वो टोस्ट वगैरह शो कराते हैं, चेक कीजिएगा टोस्ट वगैरह कैसे शो होते हैं। अब मैं अगर आ जाता हूँ दोबारा लॉगिन के ऊपर और मैं गलत आईडी पासवर्ड लिखता हूँ, देखें कहीं नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हम एरर दिखा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम एरर दिखा सकते हैं कि यार बटन पे एरर आ जाए, नीचे एरर आ जाए, ऊपर अलर्ट आ जाए, अलर्ट यूज कर लें, वरना टोस्ट आता है इसमें। MUI ने उसको शायद स्नैक बार नाम दिया हुआ है। सिंपल स्नैक बार कहाँ ओपन हुआ?
अच्छा ये इस तरह के ओपन सक्सेस स्नैक बार नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ आ रहा है, ये देखें यहाँ आ रहा है, इसकी पोजीशन भी सेट हो जाती है। ये रहा देखें, ये पोजीशन आ रही है टॉप सेंटर, ये देखें यहाँ आ गया, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट। इसको एक को किसी को लगा लेते हैं, चलें स्नैक बार पे आते हैं, बेसिक यूजेज पे इसको स्नैक बार को इंपोर्ट करें। लॉगिन वाली स्क्रीन पे मैं लगा लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल इसने स्नैक बार को रिटर्न कर दिया। ऑन क्लोज को भी हटा दें, एक्शन पे, एक्शन पे भी छोड़ दें चलें। अभी ओपन की स्टेट हमें बतानी पड़ती है कि ओपन इसने कब होना है। ऑटो हाइड ड्यूरेशन क्या है, 6,000, मतलब 6 सेकंड बाद ये ऑटो हाइड हो जाएगा। इसको 6,000 ही रखते हैं। मैसेज क्या है, नॉट आर्काइव या लॉग इन फेल्ड ले देता हूँ मैं इसको। मैसेज भी आप इसकी स्टेट बना के करवा सकते हैं सेट। ओपन क्या करता हूँ मैं, ये ओपन की स्टेट है, एक स्टेट बना लेते हैं ओपन के नाम से ही। इनिशियली रखते हैं इसको फॉल्स। अब यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ यूजर वाला, इफ के बाद यहाँ काम नहीं हुआ, ठीक है। मैं यहाँ करा दूंगा सेट ओपन को ट्रू करा दूंगा। क्लियर है, चेक करते हैं। उसके बाद जो फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वो सब आप लोग खुद ही बनाएंगे, सारे काम खुद करेंगे आप लोग, बहुत यकीन करें। उन्होंने भी वो जो पूछा था ओटीपी वाला। हाँ वो ये देखिए आ गया, लेकिन ये लॉग इन फेल्ड है। इसकी पोजीशन सेट करते हैं, पोजीशन टॉप पे ले आते हैं। पोजीशन के लिए उन्होंने प्रॉप दिया हुआ होगा। बटन टॉप सेंटर स्नैक बार पे आते हैं। एंकर ओरिजिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये इन्होंने दिया हुआ है, तो एंकर ओरिजिन को देखते हैं। एंकर ओरिजिन को ऐड करते हैं। वर्टिकल उन्होंने वेरिएबल्स बनाए हुए, हम डायरेक्टली इसको वर्टिकल में दे देंगे टॉप, हॉरिजॉन्टल में क्या दे देंगे, लेफ्ट या राइट दे दें। क्लियर है, ये इसको फिर वर्टिकल की आएगी और हॉरिजॉन्टल की आएगी। सही है, मैंने इस तरह टॉप राइट दे दिया। अब चेक करते हैं दोबारा गलत करके, देखें दोबारा वही का वही, वो उसी वही सेट हो गया। ना वो ये आ गया ना, लॉगिन फील्ड हुआ ना। वाह गायब गायब क्यों नहीं हो रहा ये। लॉगिन फेल्ड आगे गायब क्यों नहीं हो रहा। 6,000 मतलब 6,000 ms होता है वो, मिली सेकेंड, 6 सेकेंड। ये देखिएगा MUI का मसला है, ये देखिएगा आप लोग। इसको वापस वापस 6,000 पे रखते हैं, 5 पे रखते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या था, अच्छा एक काम मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ। एक चीज़ मुझे अब देखिएगा, अब मुझे एक चीज़ खुद चेक करनी है। अब मैंने रिफ्रेश कर दें इसको, अब मैं सही आईडी पासवर्ड लिख रहा हूँ, नहीं आया स्नैक बार, नहीं आया, वरना ये शायद आ जाता है। तो इसको फिलहाल यहाँ करें, इफ़ में जाके यहाँ से इसको रिटर्न भी करा दें कि इफ़ के बाद फिर ये वाली चीज़ ना ही चले, ये रिटर्न हो जाए। ये सही वाले यूजर अपने काम है। ये मैंने बनाया हुआ था, मोंगोडीबी में बना हुआ है, डेटाबेस में बना हुआ है। पहले मैंने इससे रजिस्टर किया था इस वाली अपनी जो, ये देखें ये लिखा हुआ भी है। सर ये डेटा सेव कैसे होगा, मतलब हमारे कंप्यूटर में डायरेक्ट? डायरेक्ट कंप्यूटर में क्यों सेव करना है आपको, कुछ लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में हो सकते हैं ना। वो अलग चक्कर है, वो अलग सर्वर, अलग चक्कर है, वो अलग अलग दुनिया है वो। अच्छा अब हम आ जाते हैं हमारे पास, हम क्या यूज़ कर रहे हैं फाइल के इमेज के लिए, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक सोर्स का एक लिंक यूज़ कर रहे हैं। अब हमें अपनी यहाँ से एक इमेज यूज़ करानी है जिसको हम अपलोड कर सकें। तो सबसे पहले तो पेज में आके इस फॉर्म में आके चेंज करते हैं इसको, इसकी टाइप डिफाइन करते हैं। टाइप मैंने कर दिया फाइल,
इनपुट नहीं डायरेक्ट ये मटेरियल वही का यूज़ कर लेते हैं। वैल्यू को हटा दें, वैल्यू को फिलहाल हटा दें क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग है ये, वो अब हमारे पास फाइल मिलेगी हमें, तो वैल्यू को इसलिए मैं हटा रहा हूँ अभी। ये देखें अब चूज़ फाइल आ गया, फिलहाल ये वो कर रहा है, इमेज का लेबल है, मैं लेबल भी हटा रहा हूँ, लेबल हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, वो बटन नज़र नहीं आ रहा। देखें बटन नज़र आ गया अब, सही है। चूज़ फाइल में क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आके मैं कोई भी इमेज यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। अब मुझे उसको अपलोड करना है, ये मैं सिलेक्ट तो कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन ये अब अपलोड नहीं हो रही होगी अभी, ये इस वक्त अपलोड नहीं हो रही होगी, इसके लिए फंक्शन बनाते हैं अलग से। अब ये जब भी चेंज होगी ना इमेज, तो एक हैंडल अपलोड का फंक्शन चलाएंगे हम। जब ये चेंज करेंगे ना, जब सिलेक्ट करेंगे जब ये अपलोड हो जाएगी, उसके बाद फिर हम उसको, उसके बाद से हम एक स्ट्रिंग हासिल करेंगे पाथ की, पाथ की स्ट्रिंग हासिल करेंगे उस इमेज का, और वो हम सेव करेंगे डेटाबेस में। डायरेक्टली इमेजेस डेटाबेस में सेव नहीं होंगी, ध्यान में रखिएगा, वो फिर हमारा डेटाबेस बहुत जल्दी फिलअप हो जाएगा, उसके लिए अलग से स्टोरेज बनती है। अभी हम क्या करना है, अभी हम अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे, उसके लिए अब हम वापस आते हैं नोट जीएस पे। अब ये वाला काम हम एक्सप्रेस पे नहीं, एक तरह से कह लें कि नोट जीएस पे काम होगा ये। तो नोट जीएस पे इसके लिए एक पैकेज है मल्टर के नाम से। इसके डाउनलोड्स देखेंगे, इसके डाउनलोड्स कितने, 4.2 मिलियन डाउनलोड्स है इसके। मल्टर इज अ नोट जीएस मिडिलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अब हम डेटा भी भेजेंगे, जेसन में नहीं भेजेंगे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा भेजेंगे, क्योंकि इमेज का डेटा अलग तरीके से एनकोड हुआ जाता है, जेसन नहीं होता वो, विच इज प्राइमरी यूज फॉर अपलोडिंग फाइल्स। इसको इंस्टॉल करते हैं, यार्न ऐड मल्टर, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं आगे। यहाँ पे देखें सिंपल, इसने एक फॉर्म बनाया हुआ है, एक्शन बता दिया किस एपीआई पे इसको हिट करना है, मेथड है पोस्ट का, और यहाँ पे इसने डेटा टाइप बता दी है कि ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होगा, ये जेसन नहीं होगा, तो हम जेसन वाला हेडर इसमें ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से मल्टर को रिक्वायर्ड किया, अपलोड डॉट सिंगल एवेटार एक फाइल बनाई हुई है। अच्छा ये वाली फाइल फिलहाल एक इसका पूरा उस पर चलते हैं जहाँ पे ये स्टोरेज हो रही है पूरी, आपके सर्वर पे जो स्टोरेज हो रही है। ये देखें यहाँ आ गई स्टोरेज और डिस्क स्टोरेज, हम इस वाली चीज़ को यूज़ करेंगे। पहले हमने क्या करना है, फिलहाल मल्टर को इंपोर्ट करना है अपने सर्वर में आके। राउट्स मेरे पास कौन से बने, अभी यूजर है और प्रोडक्ट से। मैंने एक नई फाइल बना दी अपलोड्स, या अपलोड डॉट जेएस की फाइल बना ली। इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि अजान हो रही है, फिर शुरू करते हैं। चले मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे स्टोरेज के फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद इन्होंने एक कांस्टेंट बनाया हुआ है अपलोड डॉट मल्टर को यूज किया और स्टोरेज डिफाइन कर दिया, जो हमने एक ऑब्जेक्ट एक डिस्क स्टोरेज यहाँ पे बनाई थी। मैंने भी क्या किया, पूरे को कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया अपने राउट के अंदर आके। अभी मैंने राउट अभी तक फिलहाल क्रिएट नहीं किया है। अब एक राउट भी क्रिएट कर लेते हैं एक्सप्रेस की मदद से। बताता हूँ स्टोरेज क्या काम करेगा। स्टोरेज हमारा जो सर्वर बना हुआ है ना, ये वाला जो स्टोरेज है, यहीं पे लाके स्टोर करेगा फाइल को। अपलोड राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, सही है। नीचे आके हम एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बना लेते हैं। यहाँ देखिए मल्टर, अब सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, मैंने यूज किया इसको इंपोर्ट करके मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, मुझे डिस्क में स्टोर करवाना है।
फंक्शन को मैंने कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट पास हुआ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें एक ऑब्जेक्ट पास हुआ है। इसमें पहली की आई है डेस्टिनेशन की, कि यार डेस्टिनेशन क्या होगी उस स्टोरेज की। इसका क्या मतलब है कि हमें कहाँ पे लाके स्टोर करवाना है। इन्होंने यहाँ पे एक टेम्पररी और माई अपलोड्स का फोल्डर बनाया हुआ है। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ अपलोड्स का नाम दे दिया, अपलोड और स्लैश का नाम दे दिया कि अपलोड्स के फोल्डर के अंदर ये सेव हो जाए। उसके बाद ये कॉल बैक जो हमें यहीं से मिला है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे यूज करते हैं कॉल बैक को, जहां पे जब भी इसको फाइल रिसीव होगी ना अपलोड के फंक्शन को, तो ये अपलोड्स के फंक्शन में कॉल बैक चलाएगा और कॉल बैक हमारा अपलोड्स का फोल्डर ढूंढेगा। तो यहाँ एक फोल्डर भी बना लेते हैं, अपलोड्स का मैंने एक फोल्डर भी बना लिया कि इसको फोल्डर वो मिल जाए, वरना ये एरर दे देगा कि फोल्डर हमें मिला नहीं, पाथ नहीं मिला मुझे। दूसरी चीज क्या है, फाइल नेम। अब जो भी इमेज आ रही है, अगर उस इमेज के फाइल से मैं सेव करने लगा नाम को, और एक बंदे ने एक ही नाम की इमेज 2 बार अपलोड कर दी, फिर मसला हो जाएगा, पुरानी वाली रिप्लेस हो जाएगी, पुरानी वाली गायब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, एक अपना अलग से नाम सेट किया हुआ है। मैं इसको अपना कस्टम नेम सेट कर सकता हूँ। इन्होंने मैथ की चीजें यूज की हुई है, मैंने बोला यार कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, डेट डॉट नाउ का फंक्शन यूज कर लो। इससे क्या होगा कि करंट टाइम स्टैम्प मैप हो जाएगी उसके ऊपर। क्लियर है? करंट टाइम स्टैम्प उस पर मैप हो जाएगी। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए फाइल का एक्सटेंशन नेम। वो कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूं कि इसका एक नोड का पैकेज है पाथ के नाम से। इसको मैंने पाथ को मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये मेरे पास डिफॉल्ट पैकेज होता है नोड.js का। नोड.js हमें ये डिफॉल्ट पैकेज प्रोवाइड करता है। मैंने क्या किया, पाथ डॉट txt नेम इसका एक फंक्शन है बनाया। यहाँ पे मैंने बता दिया कि फाइल डॉट ओरिजिनल नेम ये क्या करेगा, ये जो फाइल का जो भी ओरिजिनल नेम होता है उसका एक्सटेंशन नेम निकाल के ले आएगा, उस फाइल का एक्सटेंशन निकाल के ले आएगा। जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा ना उसका एक्सटेंशन निकाल के लाके यहाँ सेव कर देगा। तो ये कस्टम नेम मेरा क्या बनेगा, किस तरीके का बनेगा, डेट डॉट नाउ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, उसको डिकोड करूँ इसको आके, ये डेट डॉट नाउ कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग होगी, ये मिली सेकेंड में नंबर होगा, और डॉट ये पीएनजी लगा देगा या जेपीजी लगा देगा, ये इस तरीके का नाम होगा। सही है? अभी कस्टम नेम को मैंने कहाँ यूज किया है, इधर यूज किया है। तो ऑलरेडी मैं चीजें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, फाइल डॉट फील्ड नेम। ये सब हमें फाइल के जो भी फाइल हम अपलोड करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिलती है। उसका ओरिजिनल नेम मिलता है, फील्ड नेम मिलता है, उसका पाथ मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर यहाँ पे जाके मैं इसको यूज कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे इसने नेम ऑटोमेटिकली उठा लिया है। हमारी HTML की इनपुट ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम उठा लिया। देखें *h5 है, *h5 PNG यहाँ पे उठा लिया इसने। तो हमें बाय डिफॉल्ट उसकी कुछ चीजें मिल जाती हैं। इसमें से हमने यहाँ पे फील्ड नेम को यूज कर लिया, प्लस हाइफन लगाया यहाँ पे, और बाद में कस्टम नेम को यूज कर लिया। कस्टम नेम में हमारा एक्सटेंशन भी फाइल का ऐड हुआ है। अब आ जाते हैं वापस राउट के ऊपर। राउट हमारा किस तरीके का चलेगा, एक मिडलवेयर की तरह चलेगा। डायरेक्टली हम यहाँ पे अपलोड को यूज नहीं कर सकते कि मैं राउट के अंदर मिसाल के तौर पे अपनी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे यूज करूं। जैसे हमने प्रोटेक्शन का फंक्शन बनाया था, याद है, वैसे ही ये अपलोड वाला काम चलेगा, अपलोड डॉट सिंगल। और मैंने यहाँ पे बस बता दिया कि यार ठीक है, ये इमेज के नाम से ये इमेज आएगी यहाँ पे। अपलोड डॉट सिंगल क्या है, मुझे ये मल्टर ने बताया हुआ यहाँ पे ऊपर उसने यही बताया हुआ था कि अपलोड डॉट सिंगल है। ये देखें, अपलोड डॉट सिंगल है, अपलोड डॉट एरे है। रिक्वायर फाइल इज एरे ऑफ फोटोज, मतलब अगर आपने बहुत सारी फाइल्स यूज करनी है, बहुत सारी फाइल अपलोड करवानी है, तो आप एरे यूज कर सकते हैं कि भाई कितनी फाइल्स होंगी। अपलोड डॉट फील्ड्स, ये अलग तरीके, ये अलग चक्कर है कि आपने मैक्स काउंट या फील्ड्स बतानी है। फिलहाल हम सिंगल पे काम कर रहे हैं। अपलोड डॉट सिंगल, इमेज बता दी मैंने। अब मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया, स्टेटस भेजते हैं 200 का, और सेंड कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल। अब ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल कहां से आएगा, जब भी आप इस राउट पे हिट करेंगे और ये अपलोड डॉट सिंगल वाला काम होगा, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर आपको फाइल मिल जाएगी। वो फाइल कौन सी फाइल होगी, वो फाइल अपलोडेड फाइल होगी। जो फाइल, जिस फाइल पे ये सारा काम हो चुका होगा, ये स्टोरेज वाला काम हो चुका होगा, आपको वो फाइल रिक्वेस्ट के अंदर मिल जाएगी। मैंने क्या किया, उसी फाइल को
रिटर्न में सेंड कर दिया। अब मैं इस एपीआई को यूज करता हूं, आता हूं मैं फ्रंट एंड पे अपने हैंडल अपलोड के अंदर। वेट फैच आ गया। राउट मैंने किस नाम से बनाया है? अपलोड, अपलोड ही बनाया है फिलहाल, अभी समझ लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया है रूट। और एफ जी एस में आके मैं क्या करता हूँ, अब राउट्स को यूज कर लेता हूँ, अपलोड लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, अपलोड राउटर यहाँ पे यूज हो जाएगा। अपलोड राउटर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। सही है, अपलोड राउटर देखें यहाँ पे आ गया, अपलोड राउटर यहाँ पे आ गया। क्लियर है? फ्रंट एंड पे आता हूँ मैं वापस। राउट मेरा बन चुका है, अपलोड के नाम से रूट राउट है, तो रूट अपलोड इस तरह यूज करेंगे। हेडर हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताता हूँ अभी उसके लिए क्या करेंगे हम। यहाँ पे हम बॉडी भेजेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, नहीं बॉडी भी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जेसन डेटा नहीं जाता, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और यहाँ पे मुझे चाहिए फाइल। ये फाइल कहाँ से आएगी? एक सेकेंड, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0। अच्छा, यहाँ पे इवेंट मुझे मिलेगा हैंडल चेंज का। जैसे यहाँ पे मुझे इवेंट मिलता है, इनपुट पे मैं टाइप करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट पे नेम और वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से जब इमेज वाली इनपुट होगी, तो इवेंट में मुझे टारगेट डॉट फाइल्स का एक एरे मिलता है, और मुझे उसका जीरो इंडेक्स चाहिए, क्योंकि मेरी एक ही फाइल होगी, मुझे पता है जीरो इंडेक्स पे एक ही फाइल पड़ी होगी। तो मैंने यहाँ से फाइल को गेट किया और फॉर्म डेटा में उसको अपेंड करा दिया। ये फॉर्म डेटा क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम मल्टर के अंदर या इमेज को हम डायरेक्टली जेसन में नहीं भेज सकते, तो हमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा चाहिए होता है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का हमें मतलब जेसन नहीं जाएगी, यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा जाएगा, जो कि सीक्वेंस में या बाइनरी कोडिंग में इस तरह जाता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म डेटा पहले क्रिएट किया, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड कर लिया मैंने यहाँ पे फाइल को। फॉर्म डेटा में मैंने अपेंड की फाइल, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो डॉट अपेंड का मेथड होता है, मैंने उसको यूज करते हुए यहाँ पे फाइल को अपेंड किया, और बॉडी में मैं क्या करूंगा, फॉर्म डेटा को भेज दूंगा। वो ग्रीन डेटा में जावास्क्रिप्ट ने दिया ना, जावास्क्रिप्ट का ये प्री डिफाइन एक न्यू फॉर्म डेटा है। जैसे एक फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन हम आया था नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं, फंक्शन डिफाइन हो जाता है, वैसे फॉर्म डेटा उसने आपके लिए क्रिएट करके दे दिया। ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर बने होते हैं सारे। मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स को चेक करता हूँ यहाँ पे। कंसोल में आ जाएं, इसको क्लियर करें, मैं चूज करूंगा, देखें फाइल एपीआई चलना शुरू हो जाएगी। नेटवर्क में जाके चल क्यों नहीं रही? एपीआई हिट नहीं हो रही हमारी। हैंडल अपलोड, एपीआई हिट नहीं हो रही। अनकोड प्रॉमिस फॉर्म डेटा, ठीक है, अपेंड ऑन फॉर्म डेटा आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बट ओनली वन प्रेजेंट। फॉर्म डेटा मैंने अपेंड तो कर दी, फाइल को अगर मैं ऐसे कर दूं, एक सेकंड हो गया, एक सेकंड हो गया। ऐसे होना तो नहीं था वैसे ये।
नहीं नहीं, यार पिछली क्लास में भी ऐसे ही भेजे ना हमने। अच्छा इमेज भी हमारे, हाँ सही है, 2 आर्ग्यूमेंट्स उसमें चाहिए। मैंने क्या किया यहाँ पे, इमेज का एक आर्गुमेंट पास को, कुछ भी दे सकते हैं, फाइल दे सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। मैंने इमेज का आर्गुमेंट पास कर दिया। अब आ जाते हैं वापस। अब क्या एरर दिया इसने, फेल टू एग्जीक्यूट, ये क्या हुआ यार, सेव हुई थी फाइल। अच्छा मेथड हमने फैच का मेथड नहीं बताया हुआ। रिक्वेस्ट कौन सी है ये, रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने वेट लगाया था, वेट लगाया हुआ है, कोई एरर भी नहीं आया। नेटवर्क में देखते हैं क्या हुआ, 500 का एरर दे रही है। एपीआई हमें फ़िलहाल 500 का एरर दे रही है। 8000/अपलोड पे हम भेज रहे हैं ना। रिक्वायर्ड मल्टर किया हुआ हमने, नहीं रिक्वायर्ड तो है। अच्छा रिक्वायर्ड, सर्वर रन हो गया, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। दोबारा आते हैं, नेटवर्क में कोई वो नहीं हुआ, एरर भी नहीं आया, ये क्या हुआ। अपलोड वाली एपीआई फेल हुई है हमारी। पेलोड हमारा क्या जा रहा है, इमेज जा रही है बाइनरी फॉर्म में, एपीआई फेल हो रही है। रिस्पॉन्स फिलहाल कोई नहीं आ रहा। आते हैं बैकएंड पे आते हैं। अपलोड डॉट पोस्ट किया मैंने, ठीक है। रिस्पॉन्स अपलोड सिंगल इमेज है, रिक्वायर्स डॉट फाइल है। एरर देंगे, सर्वर ने क्या दिया है, सेंड इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी सॉरी, डॉट सेंड है। ऐसी ऐसी गलतियाँ हो रही हैं यार। दो एरर आए हैं, फेल टू फैच। नहीं यार, नहीं आती। आ गया रिस्पॉन्स, आ गया। रिफ्रेश का इशू था यार, रिस्पॉन्स आ गया है। अच्छा नेटवर्क में देखते हैं दोबारा इसको करके। नेटवर्क में क्यों नहीं आ रहा ये, नेटवर्क फिलहाल इस अपना आके जो हमारा अपलोड का फोल्डर है उसको देखते हैं उसमें क्या है। उसमें देखें इमेजेस आई हुई हैं, ये देखें
यहाँ हमारी अपलोडिंग सही काम कर रही है क्योंकि इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं। यार समझ में आ रहा क्यों नहीं आ रहा। यूरोको क्या होता है सर? ये देखें अपलोड की फिलहाल एपीआई चली है, 200 का रिस्पांस भी आ गया है। प्रीव्यू में देखता हूँ, प्रीव्यू में देखें मुझे डेटा क्या मिला है। ये बाय डिफॉल्ट मुझे मिला है क्योंकि मैंने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या भेजा था, रिक्वेस्ट डॉट फाइल भेजी है। तो इसने डेटा मुझे क्या भेजा, डेस्टिनेशन भेज दी, इनकोडिंग भेज दी, 7 बिट फील्ड नेम भेज दिया। फाइल नेम क्या क्रिएट हुआ हमारा, इमेज, ये टाइम स्टैम्प आ गई और डॉट पीएनजी जो भी फाइल का एक्सटेंशन था, माइम टाइप, ओरिजिनल नेम हमारा ओरिजिनल नेम आ गया यहाँ पे, जिसके थ्रू हमने एक्सटेंशन को यूज किया। और ये इसने बता दिया पाथ कि यार ये अपलोड्स स्लैश इमेज, ये यहाँ पे सेव हुई हुई है इमेज। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इमेज को यूज करना चाहूँ, कैसे यूज कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इमेज, अगर मैं यहाँ लोकल होस्ट भी लिखता हूँ और सर्वर मेरा चल रहा है 8000 पे, क्लियर है, मैंने फिर उसके उसके आगे मैंने ये लगा दिया, तब भी देखें इमेज नहीं शो हो रही। हालांकि सर्वर मेरे इमेज मेरे सर्वर के अपलोड्स फोल्डर में, उसके बाद मेरे पास इमेज का फाइल नेम है और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे वो उसको देखें एक पीएनजी भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे वो उसको एक बेसिकली एक एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू गेट कर वो कर रहा है, बिहेव कर रहा है कि ये एक एपीआई रिक्वेस्ट है, कैन नॉट गेट, ये समझ रहे हैं कि ये कोई गेट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि यार ये एक स्टैटिक फोल्डर की तरह इसको यूज करो। मैं चाहे आ जाऊंगा ऐप जीएस में मैं यूज कर। अच्छा देखिए सिंपली फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे पहले जैसे मैं अपने राउट बता रहा था ना ऐप डॉट यूज करके, वैसे मैंने ऐप डॉट यूज बताया स्लैश अपलोड्स, उसके बाद में कॉमा लगा के यहाँ पे मेरे जो राउट्स होंगे उसको मैं बताऊंगा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और इसमें एक कमांड है डर नेम की, और प्लस मैं बता दूंगा मेरा जो फोल्डर है बेसिकली स्लैश अपलोड्स का। बस सिंपल मैं ये कमांड यूज कर लूंगा तो इससे मेरा जो जो राउट्स हैं वो मेरे जो ये वाले अपलोड्स के जितने भी राउट्स होंगे ना, वो फिर स्टैटिक जो मेरी फाइल्स हैं, जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ उसके अंदर जो मेरी इमेज की फाइल्स हैं, ये वो वाले राउट्स बन जाएंगे। सही है, तो पहले आते हैं प्रोडक्ट की स्क्रीन के ऊपर, फ्रंट एंड पेजेस, प्रोडक्ट, H3 पे नाम आ रहा है ना, इसी के ऊपर हम एक टेब बनाते हैं और 2 आइकन लगाते हैं मटेरियल यूआई के। एडिट मैंने लिखा, एडिट इसी से ये लगा लेते हैं, सही है ये वाला आइकन। हाँ इसको आइकन बटन में डाल देंगे, मसला नहीं है। मूव के लिए ये लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। डायरेक्टली भी हम लगा सकते हैं लेकिन आइकन बटन के अंदर आइकन को रैप कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा डिलीट वाला, फेल टू इंपोर्ट मटेरियल यूआई एडिट आइकन, मटेरियल यूआई एडिट आइकन इंस्टॉल किए थे हमने, मटेरियल यूआई आइकन इंस्टॉल नहीं किए थे शायद। हाँ आइकन नहीं है, चलें ये लगा देते हैं। इस पे हम शायद पहले बूट स्ट्रैप का आइकन यूज कर रहे थे, देखें पैकेज हुआ वो भी इंस्टॉल। अलग अलग कर देना जाके, अलग अलग
पता लगता है चीज़ों का। बूटस्ट्रैप है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता किसमें एंड्रॉइड आप 50 पैकेज इंस्टॉल कर लें, मसले वाला वही मसला नहीं, लेकिन फिर ये है कि प्रोजेक्ट वाइज प्रोजेक्ट एक ही उस पर फ्रेमवर्क पे एक स्ट्रक्चर पे बना होता है कि यार ये डिपेंडेंसी हम यूज़ करें तो इसी पे यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग आपने कंपोनेंट लगा लिए, कोई कंपोनेंट मटेरियल का, कोई बूट स्टैप का, कोई चक्रा यूआई का। अगर एक ही यूआई पे हम दो बटन यूज कर रहे हैं जैसे अभी तो हमने गलत कर दिया ना, अभी तो हम बूट स्टैप भी यूज़ कर लगा दिए, वो भी लगा दिए, लेकिन दो आइकन आ गए। अच्छा, दो आइकन अभी आए, अब इसको मैं लॉजिक लगा देता हूँ कि ये जब भी शो जब हमारे पास यूज़र अवेलेबल हो। तो यूज़र को गेट कैसे करेंगे, एक स्टेट बना लेते हैं यूज़र और सेट यूज़र की, ठीक है। इनिशियली इसको रख देते हैं नल। यूज़ इफेक्ट में इसको चेक करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र, इफ़ इस यूज़र है तो क्या कर देगा ये, सेट यूज़र को इस यूज़र करते हैं चलें, या ट्रू कर सकते हैं यहाँ पे आप, ट्रू फॉल्स करते हैं, या सेट यूज़र पूरा यूज़र उठा के यहाँ डाल दें आप, मसला नहीं है। तो यूज़र में पूरी फिर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी आईडी, टोकन वोकन, जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़र में होगी, कब क्रिएट हुआ है कब नहीं हुआ। ठीक है, अब ये हमारे पास अभी तो ये आएगा ही। अच्छा, मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल अब। रुक जाए। यहाँ पे अब मैं डिफ को अपनी रैप कर दूंगा, यूज़र है तो ये पूरी डिफ शो हो जाए, और ये कर्ली ब्रैकेट आएंगे यहाँ पे। एल्स यहाँ पे एम्प्टी फ्रैगमेंट लगा दूंगा मैं। ये यूज़र है तो ये आएगा, वरना एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएंगे। अब मैं यूज़र को करता हूँ डिलीट, ये तो अभी से गायब हो गया। यूज़र का मैंने डिलीट किया हुआ है, हाँ मैंने डिलीट किया हुआ यूज़र। ठीक है, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई, दोबारा मैं जाता हूँ प्रोडक्ट के पेज पे। अब देखें आइकन आ गए, क्लियर है, ये क्लियर है। पहले लॉगिन नहीं था, आइकन नहीं आ रहे थे, अब आइकन आ गए। एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एक स्क्रीन पे चला जाएगा ये एडिट वाली। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले सिंपल मैं पूरा का पूरा जो मेरा फॉर्म है ना ऐड प्रोडक्ट वाला, वो उसको मैं क्लोन कर लेता हूँ पूरा। पेस्ट यार, इसको रीनेम कर दें एडिट प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के डेटा को ना पहले फैच भी करूँगा, पहले मैं प्रोडक्ट के डेटा को फैच भी करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन फिल करानी है उसकी, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी पहले फिल करवानी है उसके टेक्स्ट इनपुट में, जो इनपुट आएगी ना यहाँ पे। यूज़र को फिलहाल अभी यहाँ पे छोड़ दें, या चलें कॉपी कर ही लेते हैं यूज़र को भी। यूज़र कहाँ से आ गया इस पे?
इसका मैं एक राउट बना लेता हूँ। एडिट प्रोडक्ट का जो राउट बनेगा ना, वो भी बनेगा प्रोडक्ट आईडी की ही तरह। इसको आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स स्लैश एडिट भी कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट आपका शो होगा, वो यहाँ पे शो होगा, जो आईडी की बेस पे शो होगा। एडिट करते वक्त आप उसको यहाँ पे शो करा सकते हैं कि यार एडिट पे जाए और ये उसकी आईडी जो है ना डायनेमिक होगी, मतलब किसी भी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पे क्लिक होगा वो उसकी आईडी उठा के यहाँ मैप कर देगा, सही यूआरएल में अपेंड कर देगा। इसलिए हम इसको स्टैटिक कुछ भी आईडी में अपनी मर्जी की नहीं लिख सकता, फिर वो ए हमेशा एक ही आईडी पे जाएगा। इसलिए ये आईडी हमेशा डायनेमिक होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कोलन आईडी लिखा हुआ है। एडिट प्रोडक्ट पे ये चला जाएगा राउट। और अब इसको लिंक लगाते हैं उस बटन के ऊपर। एक फंक्शन बना लेंगे और यहाँ नेविगेट करते हैं स्लैश एडिट स्लैश, अब यहाँ पे आएगी उसकी आईडी। प्रोडक्ट आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी? प्रोडक्ट नेम है ना यहाँ पे, क्या कह रहे हो? नहीं स्ट्रिंग में, मैं वो बता रहा हूँ टेम्पलेट लिटरल में आएगा ना ये बेसिकली उसमें, ताकि उसमें मैं वेरिएबल का नाम भी लिख सकूँ। सही है, नेविगेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज नेविगेट कहाँ है? आ गया? हाँ सही है, यूज नेविगेट आ गया। सही है, यूज पैराम से मुझे यहाँ पे आईडी मिल जाती है, मैंने आईडी पास कर दी एडिट के वक्त, ठीक है। उसके अलावा मुझे आइकन मिल गए, नेविगेट मैंने कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ और यहाँ पे नेविगेट पे मैंने एक लिंक लगा दिया। एडिट प्रोडक्ट्स, एडिट और आईडी। अब चेक करते हैं उस राउट पे जा रहा है नहीं जा रहा है। ये एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये देखें आ गया प्रोडक्ट्स और उसके बाद स्लैश एडिट स्लैश आईडी आ गई प्रोडक्ट की। यहाँ पे उसका डेटा मुझे फिल करवाना है, ऑलरेडी जो उसका डेटा है वो मुझे फिल करवाना है। उसके लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट पे आ जाते हैं। एडिट पे जब आ गया, सिंगल प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे, सॉरी फैच, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट। उसी एपीआई से फैच कर रहा हूँ जिस पे हम पहले फैच कर रहे थे, सेम एपीआई ही यूज़ कर रहा हूँ मैं डिटेल फैच करने के लिए। अब सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल को मैं फिल करा दूंगा यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू है ना, वो सिंगल प्रोडक्ट नेम डॉट प्रोडक्ट नेम आ जाएगी। मैं सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल यूज़ करूँगा डायरेक्टली, में अलग से लोकल स्टेट मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? सिंगल प्रोडक्ट नेम वैल्यू यहाँ पे नहीं आई है, रुक जाए। सिंगल प्रोडक्ट कंसोल में सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। एरर क्या है? रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, यार ये एरर क्यों देता है? सही तो है सारी चीज़ें। दोबारा चलाते हैं। अच्छा, आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, रेफरेंस में इसने एरर दिया है कि आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, आईडी इसको नहीं मिल रही। अच्छा यहाँ पे आईडी देखें, एडिट में कोई आईडी नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट आईडी, बल्कि हमें यूज़ पैराम से मिलेगी ना यार, यूज़ पैराम से हमें आईडी मिलेगी ना। यहाँ देखें यूज़ पैराम से मिल रही है, तो इसी को यूज़ करते हैं। यूज़ पैराम से हमने आईडी ले ली और ये मिलेगी ब्रैकेट में। बस देखिए अब डिटेल आ गई। अब प्रोडक्ट की डिटेल हमने यहाँ पे फिल करवा दी है। लेबल की वजह से मसला कर रहा है, लेबल में हटा देता हूँ ताकि वो सिंगल सिंगल आ जाए।
जो प्रोडक्ट की ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी डिटेल बनी हुई है, मैंने उसको फैच कर लिया। लेबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इमेज को भी फिलहाल रहने देते हैं कि हम इमेज को, वो अलग चक्कर है इमेज के यार। इमेज का एक बॉक्स बनाया, उसमें इमेज को लाके शो कराएं, वो भी फिलहाल रहने दें। एडिट आ गया, ये प्राइस आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया। मैं चाह रहा हूँ मैं इसको चेंज करूँ, अभी चेंज नहीं हो रहा। मैं इसको चेंज करूँ और सेट कर दूँ। अब सिंगल प्रोडक्ट की जो मेरी स्टेट है, मैंने ऑन चेंज में उसी को अपडेट करवाना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता, सिंगल डायरेक्टली प्राइस नेम, प्रोडक्ट नेम इनको चेंज करा रहा था। अब मैं सिंगल प्रोडक्ट की जो स्टेट है ना मेरी, मैं उसको चेंज कराऊंगा। हैंडल चेंज पे आ गया, मुझे वैल्यू और नेम मिला है, तो यहाँ पे मैं काम करूँगा सेट सिंगल प्रोडक्ट, और ये फंक्शन आएगा यहाँ पे। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न होगा। पहले फंक्शन के ब्रैकेट आएंगे, उसके बाद रिटर्न आएगा ऑब्जेक्ट डॉट 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 सिंगल प्रोडक्ट, अपेंड हो जाएगा जो उसकी प्रॉपर्टीज पहले से हैं। उसके बाद जो भी नेम होगा, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये समझ में आया? ये नेम पहले मुझे बता, नेम कहाँ से मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट, देखिए सिंगल प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ होंगी? 4। प्रोडक्ट नेम होगा, डिस्क्रिप्शन और प्राइस होगी। पर अभी इसको छोड़ना है, प्राइस डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा, ये वाला जो नेम है ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये मुझे सिंगल प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, ये मुझे मिलेगा इस इनपुट से। इस इनपुट से मुझे ये नेम मिलेगा। देखें, टेक्स्ट फील्ड का नेम है, ये मुझे इनपुट्स का नेम मिल गया। क्लियर है? वैल्यू, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, मुझे नेम मिला। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज कैसे किया? जो चीज़ सिंगल प्रोडक्ट में पहले से मौजूद है, मैंने वो यहाँ पे अपेंड करा दी, कॉपी कर दिया उन चीज़ों को, सारी प्रॉपर्टीज को। मतलब प्राइस डिस्क्रिप्शन जो भी थी पहले से, मैंने उसको कॉपी कर दिया। जो वैल्यू चेंज हुई है नेम में, वो मैंने फिर उसकी वैल्यू में वो वैल्यू डाल दी। की उसकी क्या बना दी? जो इनपुट का नेम है, वैल्यू जो भी उसमें लिखा जा रहा है, ये बेसिकली उस एक एक सिंगल प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर देगा। अगर प्राइस चेंज हो तो प्राइस को रिप्लेस करेगा, डिस्क्रिप्शन चेंज हो डिस्क्रिप्शन को रिप्लेस करेगा। चेक करते हैं आप एडिट करके फॉर्म। मैंने क्या कर दिया, रेडमी नोट 14 कर दिया, यहाँ कर दिए 10 लाख हो गए, 1 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, चले जाने दें। अब मुझे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर अपनी एक नई एपीआई एडिट वाली कॉल करनी है कि इसी प्रोडक्ट को चेंज करे, ये किसी और प्रोडक्ट को चेंज ना करे या नया क्रिएट ना कर दे। अभी मैं क्लिक करूंगा, नया क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे अपनी एपीआई बनानी है। बैकएंड पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट के राउट्स में आते हैं, जहाँ पे मैंने ऐड प्रोडक्ट का राउट बनाया हुआ है, ऐड का, यहीं पे मैं बना लेता हूँ एक और राउट। को नाम देता हूँ एडिट और स्लैश कोलन आईडी दे देता हूँ मैं। ये मैंने कोलन आईडी यहाँ पे क्यों दिया? डायनेमिक रखने के लिए कि मेरे पास जो भी आईडी आएगी, उस आईडी की बेस पे पहले मैं प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा। मिसाल के तौर पर फाइंड कैसे करूंगा? इस तरीके से, जो मैं यहाँ पे कोलन आईडी आती है मेरे पास, प्रोडक्ट आईडी, मैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी की बेस पे पहले प्रोडक्ट को फाइंड करता हूँ। सेम यही काम मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे मुझे बॉडी से, वो बात की बात है, पहले मैं प्रोडक्ट को फाइंड करता हूँ यहाँ पे। सही है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे आईडी का पैरामीटर पास हो रहा है, तो पैरामीटर में मुझे क्या मिलेगी? डॉट आईडी मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद में क्या करूंगा, प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा, अपने एक्चुअल प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी बना हुआ है। किसकी बेस पे? आईडी की बेस पे। इसका जैसे फाइंड वन है ना, वैसे ही एक और इसका मेथड है मोंगो का, फाइंड बाय आईडी। उसको भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा, आईडी की बेस पे मैंने प्रोडक्ट आईडी डिफाइन कर दिया, मुझे मिल गया प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं सारा काम करता हूं। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट वाली जो लाइन है ना, न्यू प्रोडक्ट इंस्टेंस और न्यू प्रोडक्ट, ये मैं ये करने की जरूरत नहीं है, हम न्यू प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। क्लियर है? और सिंपल यहाँ पे ये वाला काम होगा, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा कि ये, क्योंकि ऑलरेडी हमें मिल चुका है, सॉरी ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, कहाँ से? आईडी की मदद से, फाइंड वन की मदद से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल चुका है। हमने चेक किया, अगर प्रोडक्ट ट्रू है
तो ये सारी चीज़ें हमने बॉडी से एक्सट्रैक्ट की हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट को सेव कर दिया। एक सेकंड, डेटा भी डाल दें यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ होगी जो होगी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, क्योंकि प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट होगा तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे रिप्लेस करवाना है अपनी नई उससे। प्रोडक्ट पे एरर क्यों दे रहा है? एरर क्यों दे रहा है यार प्रोडक्ट पे? कैन नॉट री डिक्लेयर। अच्छा सही है, सही है। डिक्लेयर है यहाँ पे। अब देखें मैंने क्या किया, मुझे प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट में मुझे 4 चीज़ें मिली होंगी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेज। क्लियर है? प्रोडक्ट में मुझे क्या क्या चीज़ें मिली होंगी? जो डेटा मैं सेव करूँ, क्या डेटा सेव कर रहा था? नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मुझे प्रोडक्ट यहाँ से मिला है, फाइंड वन की मदद से मुझे एक प्रोडक्ट मिला, वो एक ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट में 4 कीज होंगी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज। मैंने यहाँ पे उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक तरह से। उसको नई चीजें असाइन कर दी जो मुझे बॉडी से नहीं मिलनी है। नई चीजें जो मुझे एपीआई से मिलनी है ना, फ्रंट एंड से, मैंने वहां पे वो सेट कर दी सारी चीजें। पहले प्रोडक्ट नेम कुछ और होगा, अब मैंने इसको क्या किया, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रोडक्ट नेम, जो मुझे बॉडी के थ्रू मिल रहा है। प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, मैंने सारी चीजें अपडेट की। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको, इसी प्रोडक्ट को सेव कर दिया मैंने। सेव प्रोडक्ट को आप रिस्पॉन्स में आप यही भेज दें, सेव प्रोडक्ट को। नए डेटा की हमें जरूरत नहीं है, ना नई इंस्टेंस बनाने की जरूरत है। एल्स लगा सकते हैं चाहे तो, वरना क्योंकि एडिट में जब भी आप एपीआई जब भी आपकी कॉल होगी ये वाली, जब आपके पास ऑलरेडी वहाँ प्रोडक्ट होगा, आईडी होगी। एल्स लगा सकते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। कोई मसला हो, किसी ने आईडी यहाँ पे चेंज कर दी हो, अगर जैसे एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, उसने आईडी चेंज कर दी, फिर यहाँ चेंज करके वो एपीआई कॉल कर रहा है, तो उसके लिए एल्स लगा सकते हैं लाजमी। मिसाल के तौर पर अगर हम आ जाएं, अब यहाँ पे क्या होगा, एल्स नहीं मिला मुझे, मैंने यहाँ भेज दिया, मैसेज कर दिया यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट फाउंड। इसको हटा दें, प्रोडक्ट एडिटेड का मैसेज कर दिया यहाँ पे। अच्छा, इसकी रिक्वेस्ट को भी ना, इसकी रिक्वेस्ट को बना लें, पुट बना लें इसको। पुट रिक्वेस्ट होगी ये, कि ये चीज़ें जाके ऑलरेडी पोस्ट नहीं हो, नया डेटा कोई पोस्ट नहीं हो रहा, ये नया डेटा पुट हो रहा है उसकी जगह पे। क्लियर है? अब हम आते हैं अपनी एपीआई के ऊपर, जो एडिट पे हम कॉल करेंगे। एपीआई हमारी क्या बनी होगी, प्रोडक्ट्स स्लैश एडिट स्लैश और प्रोडक्ट की आईडी होगी। ये प्रोडक्ट्स आ गया। अपलोड वाले काम को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट्स आ गया, स्लैश एडिट स्लैश आईडी मैं ऑलरेडी भेज रहा हूँ। क्लियर है? फैच करते वक्त, नहीं सॉरी ये तो फैच है। यहाँ पे हैंडल अपलोड था, हैंडल सबमिट था। अब हैंडल सबमिट में क्या करेगा, प्रोडक्ट स्लैश एडिट स्लैश और उसकी जो भी आईडी होगी मैं वो भेजूंगा यहाँ से। इसको चेंज कर लेते हैं टेम्पलेट लिटरल में। आईडी, अब एपीआई पे जब रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पे मेथड आ गया पुट का, टोकन हमारा जाएगा एज इट इज, क्योंकि हम प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं वहाँ पे, और डेटा चला जाएगा प्रोडक्ट का। क्लियर है? अब आके देखते हैं अपने एडिट को नेटवर्क के टैब में। अभी मैंने आईडी चेंज की हुई, तो मेरे ख्याल से कौन सा रिस्पॉन्स आना चाहिए, रिस्पॉन्स कौन सा आना चाहिए, नॉट फाउंड का आना चाहिए था यार। आईडी पेलोड आएगा, डेटा ही नहीं गया। आईडी चेंज करके नहीं, प्रोडक्ट एडिटेड आ गया। अच्छा सही है, इंटर नहीं किया था मैंने, आईडी चेंज की थी, इंटर नहीं किया था। ये एक मसला यहाँ ये हुआ कि इसने पेलोड कुछ नहीं भेजा, क्योंकि हम पेलोड क्या भेज रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट डेटा भेज रहे हैं।
प्रोडक्ट डेटा क्या है हमारा? प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेज। अब के केस में क्या हो गया डेटा? अब के केस में जो डेटा हो गया है ये सिंगल प्रोडक्ट, हम इसको यूज तो नहीं कर रहे ना। अब हम डायरेक्टली सिंगल प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उसी को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भेजना है सिंगल प्रोडक्ट। डेटा इसको नहीं मिला, अच्छा इसने उस वाले को अपडेट कर दिया, जो खाली डेटा किया था ना उसने उसको अपडेट कर दिया। किसी और प्रोडक्ट पे आते हैं, Xiaomi Ultra 13 पे आते हैं, एडिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास सारी एडिट करते वक्त। नेटवर्क में आते हैं, Ultra 13 को मैं Xiaomi Pro 15 कर देता हूँ और यहाँ पे 5 लाख कर देते हैं। नेटवर्क में आते हैं, रिक्वेस्ट भेजता हूँ मैं, रिक्वेस्ट जा रही है, 200 का रिस्पांस तो आया है। यहाँ देखें नया रिस्पांस गया है, देखें प्राइस में अब 5 लाख गया है, प्रोडक्ट नेम में Xiaomi Pro 15 गया है। प्रीव्यू में देखते हैं, प्रोडक्ट इसने चेंज कर दिया Xiaomi, मतलब हमें प्रोडक्ट एडिटेड का रिस्पांस मिल गया, एडिटेड वाला कि उसको आईडी से मिल गया, उसने सही रिस्पांस भेज दिया। अब देखते हैं होम पेज पे चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब देखें Xiaomi Pro 15 आ गया यहाँ पे। हमारे प्रोडक्ट 8 के 8 ही है, नहीं 8 और एक 9 प्रोडक्ट हैं। 9 थे पहले भी या 8 थे? गैलेक्सी S22, इसको 22 कर देते हैं। प्राइस इसकी कर देते हैं, इसकी 10 लाख कर देते हैं। तो ये एडिट कर देते हैं, एडिट हो गया होगा, हमने कोई राउट नहीं किया हुआ। Xiaomi S22 हो गया, देखें प्राइस चेंज हो गई इसकी और प्रोडक्ट हमारे वही 9 के 9 मौजूद हैं। ये क्लियर है एडिट वाला काम कि एडिट हम किस तरह करते हैं, कि हमने आईडी की बेस पे पैरामीटर में एक आईडी भेज दी है, उस आईडी की बेस पे प्रोडक्ट को करना है फाइंड। आईडी आप बॉडी में भेज सकते हैं, लेकिन पैरामीटर एक तरीका अलग है। क्या, जब एडिट पे आ रहे हैं, एडिट पे आ रहे हैं और यहाँ मुझे आईडी मिल रही है एक, तो मैं इस पैरामीटर की आईडी भेजूंगा, उसकी बेस पे पहले प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा और उसी प्रोडक्ट को अपडेट करूंगा, जो मैंने किया है इस तरीके से। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डॉट प्राइस और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो मुझे बॉडी से मिली है मैंने उसको अपडेट कर दिया, नई वैल्यू की तरह से अपडेट कर दिया। और उसी प्रोडक्ट को फिर मैंने यहाँ पे, जो मुझे यहाँ प्रोडक्ट मिला है, ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिला है, मैंने इसी को सेव कर दिया। एक नई इंस्टेंस नहीं बनाई, कौन सी वाली? जो यहाँ पे देखे एक न्यू प्रोडक्ट बनता है ना, इस लाइन में प्रोडक्ट इंस्टेंस बनती है एक न्यू प्रोडक्ट की, मैंने ये नहीं बनाई यहाँ पे। बस मैंने नीचे वाली लाइन प्रोडक्ट डॉट सेव यूज कर ली। अब आते हैं आखिरी एपीआई पे, जो हमारी डिलीट की एपीआई है। यहाँ पे डिलीट क्या लिख दूंगा मैं, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आईडी भेज देंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है और सेव की जगह मेरे ख्याल से रिमूव यूज़ होगा। मॉन्गूस में चेक कर लेते हैं कौन कौन से डिलीट के मेथड हैं। एक रिमूव भी चलता है, डिलीट वन है, डिलीट मैनी है, काफ़ी मेथड दिए इन्होंने। डिलीट वन डॉक्यूमेंट, ठीक है, देंगे डिलीट वन डॉक्यूमेंट का क्या रहा है अभी है। मॉन्गूस मॉडल डॉट डिलीट वन, मतलब हमें प्रोडक्ट मिलेगा, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट डिलीट वन कर देंगे उसको। द फंक्शन कैन डिलीट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट मैचिंग द कंडीशन प्रोवाइडेड फ्रॉम द कलेक्शन। दिस फंक्शन कैन डिलीट एट मोस्ट वन डॉक्यूमेंट, ये एक ही डिलीट करेगा। आईडी पे उसको फाइंड करेगा, पहला जो मिल गया उसको डिलीट कर देगा। और हमारे पास आईडी यूनिक, एक यूनिक पैरामीटर है आईडी, तो हम क्या करेंगे कि फिर हमारे लिए एक ही काफ़ी है। अब यहाँ पे इन्होंने टाइटल भी दिया हुआ है कि टाइटल को फाइंड करो, कोडिंग निंजा, कोडिंग निंजा ट्यूटोरियल का टाइटल फाइंड करो, उसको डिलीट करो। अब मिसाल के तौर पर कोडिंग निंजा ट्यूटोरियल के अगर 5 डॉक्यूमेंट है तो ये कौन सा डिलीट करेगा? सबसे पहला जो उसको मिलेगा। लेकिन हमारे पास आईडी की बेस पे, आईडी क्योंकि यूनिक है तो उस आईडी की बेस पे एक ही डॉक्यूमेंट होगा, तो हमें टेंशन इसकी नहीं लेनी कि अब यार कोई मसला ना हो जाए। इसलिए पहले हम इसको फाइंड करेंगे, या फाइंड की भी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट वन कर देंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट मिला ही नहीं तो, अगर प्रोडक्ट ही नहीं मिला
फाइंड करके भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसको डायरेक्टली डिलीट कर दें, मसला नहीं है, क्योंकि हम जब इसको यहाँ रख दें। दूसरा तरीका है, इसको डाल दें ट्राई कैच में। ये भी एक तरह से इफ एल्स वाला काम करेगा कि आपका रिस्पॉन्स जब अगर डिलीट नहीं होगा ना तो ये एरर आ जाएगा। नहीं शो होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ट्राई कैच में डाला है। अगर ट्राई पहले ये ट्राई करेगा इस चीज़ को, इस वाली लाइन को ट्राई करेगा, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो फिर ये अगली लाइन चलाएगा, वरना ये कहाँ पे आ जाएगा, कैच के अंदर आ जाएगा। कैच के अंदर आप एरर भेज सकते हैं, एरर डॉट मैसेज होता है, एरर होता है, इसको भी देख लेंगे। हम आईडी गलत भेजेंगे, अब गलत भेज के देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब इस एपीआई को यूज़ करते हैं। डिलीट का मैंने जहाँ बटन बताया बनाया था ऑन के लिए, यहाँ लगाते हैं। इसको डायरेक्टली बल्कि हैंडल डिलीट लगा देते हैं। प्रोडक्ट से और आईडी है, सेम ही कॉल जाएगी ना, सेम ही कॉल जाएगी, लेकिन मेथड कौन सा जाएगा? और पैरामीटर में तो आईडी जा ही रही है। डेटा पैरा क्यों दे रहा है? अच्छा डेटा हैंडल डिलीट हमने ये लगा दिया, ठीक है। डिलीट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिस्पांस आएगा, रिस्पांस को कन्वर्ट के जेसन में और डेटा को कंसोल कराते हैं। अब चेक करते हैं कि ये क्या हो रहा है। अमेज़ॉन पे आते हैं, खाली वाले को डिलीट करते हैं। अरे यार उसको आईडी नहीं मिल रही, वो जा ही नहीं रहा वहाँ पे। चलो आईफोन को डिलीट करते हैं। नेटवर्क के टैब में आके मैं इसको क्लियर किया पहले, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ डिलीट पे। डिलीट पे एक रिक्वेस्ट गई है, प्रोडक्ट फाउंड का एरर वो आ रहा है। फाउंड कैसे हो गया? फाउंड का हमने क्या भेजा है? अच्छा हमने मैसेज चेंज नहीं किया, हमने प्रोडक्ट को ही भेज दिया डिलीट वन में। डिलीट वन में अच्छा इसको प्रोडक्ट मिल गया, इसने डिलीट कर दिया, लेकिन गेट के अलावा कोई मेथड हो, बाय डिफॉल्ट गेट जाता है। बाय डिफॉल्ट जो वो गेट मेथड जाता है। हम यहाँ पे भेज रहे हैं पुट पोस्ट या कोई भी मेथड हो ना, तो हम उसको अलग भेजते हैं। अच्छा अमेजोन पे चाहे होम पेज पे चेक करते हैं, आईफोन डिलीट हुआ नहीं हुआ। आईफोन अभी भी आ रहा है। मैं इसको करता हूँ डिलीट। प्रोडक्ट फाउंड क्यों आ रहा है प्रोडक्ट जो हमने ये गेट रिक्वेस्ट जा रही है। रुक जाए मेथड क्यों नहीं जा रहा इस पे? गेट रिक्वेस्ट जा रही है उस पे, वो फाउंड ही कर रहा है। पैच के थ्रू डिलीट रिक्वेस्ट नहीं जाती क्या? मेथड डिलीट जा तो रहा है। कंटेंट टाइप भेजने, कंटेंट हम कुछ भेज ही नहीं रहे। बॉडी भेजने की जरूरत नहीं है ना, उसको तो पैरामीटर से आईडी मिल जाएगी। नहीं रुके हैं, राउटर डॉट डिलीट। इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। गेट पोस्ट
डिलीट, ये देखें डिलीट पे आईडी पे बनाई हुई है। फाउंड पहले इसने क्यों टाउडूज फाइंड किया, उसके बाद डिलीट किया। राउटर डॉट डिलीट आईडी रिक्वेस्ट रिक्वायर्स अ पैरामीटर आईडी सो द रियल लिंक शुड बी लाइक डिलीट API to do's ID, for example API to do's 3 as I notice your request sent to API to do's without parameter। पैरामीटर तो जा रहा है। चलें देखते हैं, इसको दोबारा देखते हैं। गेट पे जा रही है। फिर मैं पोस्ट करके देखता हूँ। अभी भी गेट जा रहा है। अरे यार, तुम सही पकड़ते हो यार। चलें डिलीट करते हैं अब डिलीट की रिक्वेस्ट गई तो है, डिलीट पे गई है। प्रीव्यू देखते हैं। नो टोकन, अच्छा टोकन नहीं है हमारे पास, ये क्या चक्कर है। मैसेज आया नो टोकन का, ऑथराइजेशन फेल हुई है। टोकन है तो यार। अच्छा हम एप्लीकेशन में नहीं भेज रहे, एड्रेस में हम टोकन नहीं भेज रहे। ऑथराइजेशन ये टोकन मैं फैच कर लूँगा कहाँ से, अपनी लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यहाँ पे आ जाएगा टोकन। अब आखिरी एक और ट्राई करते हैं। 401 का रिस्पॉन्स आया, इनवैलिड टोकन। ये प्रोड किसने किया था, किसने क्रिएट किया था। नहीं, मेरी आईडी से नहीं हुआ भाई, तो मैंने कल बनाई है आईडी। प्रोड तो पहले से बना हुआ है। देख रहे हैं आप लोग कितनी जेसन वेब टोकन कितनी खतरनाक ऑथेंटिकेशन लगाता है। ये कल बनाया ना, इसको ट्राई करते हैं डिलीट करके। नहीं, ये भी इनवैलिड टोकन दे रहा है ये। कल मैंने कौन कौन सी आईडी यूज़ की है। जिस आईडी पर प्रोडक्ट बनेगा उसी आईडी पर डिलीट। आईडी को क्योंकि आईडी मैप होती है, टोकन के साथ आईडी मैप भी होती है। इनवैलिड टोकन में क्यों दे रहा है यार ये। टोकन हार्ड कोड कर दो। नहीं रुके, नया टोकन एक ऐड करते हैं ना। इसको लॉग आउट करते हैं, हटाते हैं पहले। यार रुके 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 रुके, इनवैलिड टोकन ये क्यों भी दे रहा है, क्योंकि हमने इसको जेसन डॉट पार्स भी करना पड़ेगा ना। ये जेसन में आता है तो हमने जेसन डॉट पार्स भी करना है। ये बाकी जगहों पे भी कर लीजिएगा, कहीं और भी शायद ये टोकन का चक्कर आ रहा था। अब आई थिंक सारे हो जाएंगे वो, क्योंकि डेटा हम सेव करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके। अब देखें हो गया जेसन डॉट पार्स के प्रोडक्ट डिलीटेड एक्नॉलेज ट्रू भी आ गया हमारे पास। डिलीट काउंट 1 आ गया। टोकन को यार ये मैंने कल भी शायद ये कहीं और भी मैंने टोकन जब यूज़ किया था ना लोकल स्टोरेज से, तो पार्स नहीं किया था उसको, तो वो इनवैलिड टोकन दे रहा था। वो पूरी उसको ना स्ट्रिंग में दे रहा होगा। ये समझ में आया एरर। गेट आइटम यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर, इसको भी पार्स करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हम लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करेंगे ना, वहाँ जहन में रखिएगा बस को पार्स करना है आप लोगों ने जेसन डॉट पार्स यूज़ करते हुए। तो ये हमारी समझ लें डिलीट की एपीआई भी कंप्लीट हो गई। अमेजोन पे आते हैं।
अब प्रोडक्ट गायब हो चुका होगा। देखिए 8 आ गए बस। अब आईफोन को डिलीट करते हैं। आईफोन डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। डिलीट होने के बाद रीडायरेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट वाली जो एपीआई है, डिलीट वाला जो कॉल है, यहाँ पे जो डेटा को कंसोल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ नेविगेट कर दूंगा स्लैश रूट पे कर देते हैं। चलें रूट पे ही आएंगे ना प्रोडक्ट सारे। मैंने किया इसको डिलीट, होम पेज आ गया। आईफोन किया, डिलीट किया, ये होम पेज पे आ गया। प्रोडक्ट लिस्ट भी अपडेट हो गई। टेस्ट प्रोडक्ट को मैंने डिलीट कर दिया, ये लिस्ट अपडेट हो गई।